Hello students, hope you all are doing well, and as I always say that stay at home, be safe and strictly follow the rules of lockdown given by the government. So, it's my 6th online video class on company law and secretarial practice, unit 3rd, and my topic is removal of directors. So, today we will see that how can a director of the company be removed. तो एक कंपनी के डायरेक्टर को कौन कौन रिमूव कर सकता है? शेयर होल्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी लॉ बोर्ड या ट्रिब्यूनल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि शेयर होल्डर कैसे रिमूव कर सकते हैं. Section 284 empowers the company to remove a director by ordinary resolution before the expiry of his period of office except in the following cases. सेक्शन 284 कंपनीज एक्ट का शेयर होल्डर्स को ये पावर देता है कि वो कंपनी की मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं. पर कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं कर सकते. वो कौन कौन से हैं? जैसे अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 408. वो डायरेक्टर जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी ने अपॉइंट किया था सेक्शन 408 के अंडर में, उसको शेयर होल्डर्स मीटिंग में रिमूव नहीं कर सकते. Next is a director in case of a private company holding office for life on the first day of April 1952. वो डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी का जिसने 1 अप्रैल 1952 को ऑफिस एज अ डायरेक्टर ज्वाइन किया था अपनी लाइफ टाइम के लिए. लाइफ टाइम मीन्स एंटायर लाइफ के लिए. थर्ड इज Director appointed in accordance with the principle of proportional representation under section 265. This is to ensure that the directors appointed by the minority are not removed by a bare majority. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो डायरेक्टर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल से अपॉइंट हुए थे सेक्शन 265 के अंडर में, उनको भी शेयर होल्डर्स रिमूव नहीं कर सकते. जैसे कि जो डायरेक्टर्स माइनॉरिटी ने अपॉइंट किए थे खुद के इंटरेस्ट और वेलफेयर के लिए, उसे मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स मिलके रिमूव नहीं कर सकते. तो ये 3 वो केसेस हैं जिसमें शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं कर सकते. अब हम लोग देखेंगे प्रोसीजर. शेयर होल्डर्स को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होगा डायरेक्टर्स को एक प्रॉपर एंड लीगल वे से रिमूव करने के लिए. फर्स्ट इज स्पेशल नोटिस. For removing a director, a special notice should be obtained from a member proposing an ordinary resolution for removal. जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि मेंबर्स जो है या शेयर होल्डर्स जो है वो मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं. तो वो शेयर होल्डर या वो मेंबर्स जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को हटाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो एक स्पेशल नोटिस भी दे. साथ साथ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने से पहले उनको एक स्पेशल नोटिस देना होगा. नेक्स्ट इज इंटीमेट द डायरेक्टर. जो स्पेशल नोटिस जो मेंबर से लिया गया है उन मेंबर से जो डायरेक्टर को हटाना चाह रहे थे, तो वो स्पेशल नोटिस भेज के डायरेक्टर को इंटीमेट किया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे मेंबर्स हटाना चाह रहे हैं इस रीज़न से. Third point is notices for general meeting. Notice to be issued for conducting a general meeting at least 21 days before the meeting stating about the special notice and proposing the ordinary resolution for removal. क्या होता है कि जो मीटिंग इसलिए रखवाई जाती है कि उसमें डायरेक्टर को रिमूव करना है, तो उसके लिए उस मीटिंग के लिए सारे मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजी जाती है 21 डेज़ पहले.
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कंपनी में कोई भी मीटिंग होती है तो उसकी नोटिस 21 डेज़ पहले ही जाती है। तो इन दिस सिमिलर वे जब ऐसी कोई मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है, कोई जनरल मीटिंग जिसमें डायरेक्टर्स को रिमूव करना है या किसी एक डायरेक्टर को रिमूव करना है, तो उस केस में 21 डेज़ पहले नोटिस सारे मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को भेजी जाती है। और वो स्पेशल नोटिस जो उन मेंबर्स ने दिया था उसको भी उस मीटिंग की नोटिस के साथ अटैच करके हर मेंबर या शेयर होल्डर को भेजा जाता है। Fourth is representations made. If any representation has been made by the director concerned, it should also be stated in the notice and the copy of representation to be enclosed. If the representation has not been given to all the members, the director can request to read out such representation in a meeting. अब जैसे कि जब हम लोग डायरेक्टर्स को स्पेशल नोटिस भेजते हैं, जिस डायरेक्टर को हम लोग रिमूव करने की बात कर रहे हैं उसको जब स्पेशल नोटिस भेज के इंटीमेट करते हैं, तो उस केस में डायरेक्टर भी अपनी कुछ रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, अपनी कुछ बातें रख सकता है एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो अगर डायरेक्टर स्पेशल नोटिस के आंसर में कोई रिप्रेजेंटेशन अपनी ओर से भेजता है, तो ये कंपनी की शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो मेंबर्स को या दूसरे शेयर होल्डर्स को जो मीटिंग की नोटिस भेज रहे हैं, तो उस मीटिंग के नोटिस के साथ साथ डायरेक्टर की ये रिप्रेजेंटेशन भी भेजे। और इन केस सबको नोटिस जब पहुंच जाती है उसके बाद डायरेक्टर रिप्रेजेंटेशन देता है या कुछ मेंबर्स उसकी रिप्रेजेंटेशन को शुरुआत में नहीं देख पाते हैं या पढ़ पाते हैं, तो उस केस में उस मीटिंग में डायरेक्टर ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन भी उस मीटिंग में पढ़ दी जाए या तो वो खुद ही पढ़ ले। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। डायरेक्टर को अपने पॉइंट रखने का, अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। पास रेजोल्यूशन, जब डायरेक्टर को हम लोग चांस दे देते हैं और शेयर होल्डर्स को ये लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है इनको इस पोस्ट पर रखना, तो उस केस में वो लोग रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं और डायरेक्टर को रिमूव कर देते हैं। Seventh is inform the ROC. The company shall within 30 days from the removal of a director file form number 32 and a copy of the resolution with the registrar. ROC means registrar of companies. तो किसी डायरेक्टर को रिमूव करने के 30 दिन के अंदर ही कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहाँ पे उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है, फॉर्म नंबर 32 भर के और जो रेजोल्यूशन पास हुआ था मीटिंग में डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए, तो फॉर्म नंबर 32 के साथ उस रेजोल्यूशन को अटैच करके डायरेक्टर के रिमूव होने के 30 दिन के अंदर ही अंदर ROC को इन्फॉर्म करना होगा कि ये डायरेक्टर कंपनी से रिमूव कर दिए गए हैं। किस वे से? फॉर्म नंबर 32 प्लस वो रेजोल्यूशन जो मीटिंग में पास हुआ था डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए, वो साथ में अटैच करके ROC के पास भेजना होगा 30 दिन के अंदर डायरेक्टर के रिमूवल के। Last is penalty. If the default is made on complying with the aforesaid requirements, the company and every officer in default shall be punishable with a fine up to ₹500 for every day during which the default continues. कोई भी ऐसा ऑफिसर या कोई भी पर्सन जैसे शेयर होल्डर्स हैं या कोई भी ऑफिसर है जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है और ये पूरा प्रोसेस एक ढंग से नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप नहीं हुआ, इसमें डिफ़ॉल्ट्स हैं, तो उस केस में हर वो ऑफिसर, हर वो पर्सन जो इस डिफ़ॉल्ट में इन्वॉल्व था, उसको उसके ऊपर 500 रुपये का फ़ाइन रोज़ का तब तक लगता रहेगा जब तक ये डिफ़ॉल्ट ठीक नहीं होती। आई रिपीट कि जो भी पर्सन या ऑफिसर या मेंबर इस डिफ़ॉल्ट में शामिल है कि
जो ये डायरेक्टर का जो रिमूवल का जो प्रोसीजर था ये प्रॉपर वे से नहीं हुआ, इसमें कुछ मिसकंडक्ट्स हुए हैं, कुछ हेर फेर हुई है, तो उस केस में हर वो पर्सन, हर वो ऑफिसर जो इन्वॉल्व था पर्सनली, उसके ऊपर रोज़ का 500 रुपये का फ़ाइन लगता जाएगा। कब तक? जब तक कि ये डिफ़ॉल्ट वो लोग सही नहीं करते। तो ये तो था रिमूवल बाय शेयर होल्डर्स। नाउ वी विल सी removal by the central government. The Companies Act enables the central government to remove managerial personnel, including a director, from office on the recommendation of the High Court. The central government may refer to the High Court cases against managerial person on any of the ground mentioned in Section 388. Every such reference will be made in the form of an application which must contain a statement of material facts. The person against whom such reference is made must be joined as a respondent to the application. कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो कंपनी के किसी भी मैनेजरियल पर्सोनल को, चाहे वो डायरेक्टर ही क्यों ना हो, वो रिमूव कर सकते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पर? हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर। किस ग्राउंड्स पे? उन ग्राउंड्स पे जो सेक्शन 388B में मेंशन्ड है, उन ग्राउंड्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय कंपनी लॉ बोर्ड एंड ट्रिब्यूनल। कंपनी लॉ बोर्ड के पास या ट्रिब्यूनल के पास सेक्शन 397 या 398 के अंडर में ये पावर है कि वो किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर दे। जैसे रिगार्डिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 397 एंड 398। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट मीन्स जो प्रॉपर कंडक्ट बिजनेस का जब नहीं हुआ है, कुछ जो है अनफेयर चीज़ें हुई हैं, कुछ मिसकंडक्ट हुआ है, कुछ इलीगल टास्क हुआ है, तो इस केस में कंपनी लॉ बोर्ड या ट्रिब्यूनल डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। On an application to the court for prevention of oppression and mismanagement, the court may terminate or set aside or modify any agreement between the company and the managing director or any other director or manager. On such termination, the director cannot serve the company in managerial capacity for a period of 5 years from the date of the order of termination without the permission of the court. The director on removal cannot sue the company for the damages or compensation for loss of office. जब कोर्ट में डायरेक्टर के अगेंस्ट ये एप्लीकेशन पहुंचती है कि ये किसी भी वे के ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में डायरेक्टर उस एग्रीमेंट को भी हटा सकते हैं जो कंपनी कोर्ट उस एग्रीमेंट को भी सेट असाइड कर सकता है या चेंज कर सकता है जो एग्रीमेंट कंपनी या डायरेक्टर के बीच में हुआ था। जिस दिन से डायरेक्टर को टर्मिनेट किया जाएगा उस दिन से डायरेक्टर अपनी पोस्ट के हिसाब से कंपनी में काम नहीं करेगा और डायरेक्टर 5 साल तक डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड नहीं करेगा। 5 साल किस दिन से काउंट होंगे? जिस दिन से उसको ऑर्डर दिया गया था रिमूव करने का। जब तक कोर्ट की परमिशन ना हो तब तक डायरेक्टर 5 साल तक डायरेक्टरशिप की पोजीशन होल्ड नहीं करेगा। और ऐसा डायरेक्टर जिसको ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट के टर्म्स में कंपनी लॉ बोर्ड या ट्रिब्यूनल की ओर से हटाया गया है, वो डायरेक्टर कंपनी को स्यू भी नहीं कर सकता, मींस कंपनी पे केस भी नहीं कर सकता अपने डैमेजेस या कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस क्लेम करने के लिए। तो ये तो था कि डायरेक्टर्स को कौन और कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जब डायरेक्टर्स खुद रिज़ाइन कर देते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द आर्टिकल्स, अ डायरेक्टर मे नॉट रिज़ाइन इफ हिज रेजिग्नेशन विल लीव द कंपनी विद लेस देन 2 डायरेक्टर्स और विथ नो डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के पास ये पावर होती है कि वो खुद रिज़ाइन कर पाएँ, बट इन केस जैसे कि कोई डायरेक्टर है और वो रिज़ाइन कर रहा है और वो देखता है कि उसके रेजिग्नेशन के बाद कंपनी में 2 से कम
या कोई डायरेक्टर नहीं रहेगा तो उस केस में वो रिज़ाइन नहीं कर सकता, उसके पास ये पावर नहीं है। आई रिपीट कि अगर किसी केस में डायरेक्टर रिज़ाइन कर रहा है और वो देखता है कि उसके रेजिग्नेशन के बाद कंपनी में 2 से कम या कोई भी डायरेक्टर नहीं रहेगा तो उस केस में वो रिज़ाइन नहीं कर पाएगा। Therefore, the last 2 directors of a company may not resign। ये जो लास्ट 2 डायरेक्टर्स जो कंपनी में रह जाते हैं वो चाहे भी तो वो तब तक रिज़ाइन नहीं कर सकते जब तक नए डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं होते। However, a person who is disqualified from being a director by the provisions of the act or the articles may resign, notwithstanding that he is one of the last 2 directors, since continuing in office would be an offence। पर अगर कोई भी डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड हो जाता है अपनी पोस्ट को होल्ड करने के लिए तो उस केस में अगर कंपनी में 2 से कम डायरेक्टर भी बच रहे हैं या कोई डायरेक्टर नहीं बच रहा है फिर भी वो डायरेक्टर की पोस्ट से हट जाएगा। क्योंकि वो डिसक्वालीफाइड हो गया है। तो उस केस में अगर वो देखता भी है कि कंपनी में सिर्फ 2 या 2 से कम ही डायरेक्टर बच रहे हैं फिर भी वो डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो डिसक्वालीफाइड है, और अगर वो होल्ड करता है तो वो ऑफेंस हो जाएगा उसके पार्ट पर। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो। तो ये आज डायरेक्टर्स पर हम लोग की लास्ट क्लास थी। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।